न्यूज के विशेष कार्यक्रम साप्ताहिक कार्यक्रम रूबरू में आज मैं वैसे इंसान से मिलाने आ गया हूं जिन्होंने यह साबित कर दिया है कि घर घर अलग जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। जी हाँ, अब प्रत्येक सप्ताह मैं आपको किसी न किसी साहित्यकार, पत्रकार, कलाकार और समाज सेवी से मिलाता रहा हूं, लेकिन इस सप्ताह रूबरू में मैं इन सबों को जो शिक्षित करने वाले हैं उनसे मिलवाने जा रहा हूं। तो आप समझ गए होंगे कि मैं आज शिक्षक महोदय से आपको मिलवाने जा रहा हूं, जो प्रधानाध्यापक हैं और तो मैं आज आपको शिक्षक महोदय से मिलवाने जा रहा हूं, जो मध्य विद्यालय मंझेली के प्रधानाध्यापक हैं। तो आइए उनसे सीधा मुखातिब होते हैं। आपको बताते चले कि उनका नाम मुकेश नंदन मधुकर जी है। मुकेश नंदन मधुकर, आपको उनके नाम से अवगत करवा दें कि उनका नाम मुकेश नंदन मधुकर जी हैं। मुकेश नंदन मधुकर जी अपने आप में एक मायने रखते हैं, क्योंकि मुकेश नंदन मधुकर जी एक ऐसे शख्स हैं कि इन्हें जो भी विद्यालय मिला वो वीरान विद्यालय मिला, और वो वीरान विद्यालय को सजाने संवारने का काम इन्होंने किया है। न सिर्फ सजाने संवारने का काम किया है, बल्कि वैसे छात्रों को या छात्राओं को भी मदद करने का काम किया है जो समाज से वंचित थे। सर नमस्कार, स्वागत है आपका विशेष कार्यक्रम रूबरू में। संक्षिप्त परिचय हमारे शुभ दर्शक को दिया जाए। मेरा नाम मुकेश नंदन मधुकर, प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय मंझेली पूर्णिया। सर आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से शुरू हुई वो जानना चाहूँगा कि हमारे श्रोता दर्शक को ये बताया कि आपने कहाँ से प्रारंभिक शिक्षा शुरू किया और कहाँ तक शिक्षा पढ़ाई किया, और शिक्षक बनने तक में आपको क्या संघर्ष किया? मेरी प्रारंभिक शिक्षा, मेरे पिताजी भी शिक्षक थे, उनके देखरेख में हम अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उन्हीं के संदर्भ में रखे। उसके बाद पिताजी जहाँ पदस्थापित थे वहीं पे बगल में मध्य विद्यालय कन्हड़िया था, जहाँ हम हॉस्टल में रह के अपनी शिक्षा 1 से 8 क्लास तक पास किया। उसके बाद हाई स्कूल कन्हड़िया में ही मेरा नामांकन हो गया। मैं वहाँ से मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न से किया। उसके बाद मैं कटिहार DS कॉलेज साइंस का स्टूडेंट्स के रूप में दाखिला लिया। मैं वहाँ भी बेहतर उत्तीर्ण होने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रथम श्रेणी से मैं पास हुआ। उसके बाद मैं पटना कॉलेज पटना में पार्ट 1 में नामांकन कराया। मेरी शिक्षा स्नातक की जो है पटना कॉलेज पटना से हुई, और MA की शिक्षा हम दूर शिक्षा निर्देशालय से करना पड़ा मुझे, इसलिए कि मैं 2002 में सेवा में आ चुका था। जब उस वक्त मैं मध्य विद्यालय बिरौली रुपौली में पदस्थापित था। जब मेरा योगदान उस विद्यालय में हुआ था, तो एक विडंबना है कि वहाँ भी भवन नहीं थे, प्रांगण बहुत बड़ा था, पौधे कम थे, बच्चे बहुत थे, शिक्षकों की कमी थी और क्लासरूम नहीं था, जिसके लिए हम लगातार वहाँ के प्रमुख मुखिया विधायक जी से संपर्क साधते रहे, और कुछ समय में ही वहाँ जो है भवन रिपेयरिंग का आ चुका था। वह ग्रामीणों के द्वारा, वेंडरों के द्वारा उसको बनाया गया। उसके बाद काफ़ी संघर्ष के बाद वृक्षारोपण किया गया, उस विद्यालय को सुसज्जित सजाया गया। एक विडंबना वहाँ ऐसी भी थी कि एक झंडा चौक भी नहीं था, लेकिन वहाँ के शिक्षक इतने कर्मठ थे, ग्रामीण भी काफ़ी जागरूक थे, बच्चे भी बहुत सुंदर थे जो काफ़ी जिज्ञासा रखते थे। उसी दौरान मैं लगातार प्रयास करता रहा, कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम और नए नए पहलू से बच्चों को जोड़ते रहा। आज वह विद्यालय सच में एक प्रखंड में बेहतर विद्यालय के रूप में है। मैं उस समय के लिए BRP के पद पे चला गया। उसके बाद मेरा स्थानांतरण सीधा मध्य विद्यालय उत्तरी पोखरिया में हो गया।
मैं 2018 में मध्य विद्यालय उत्तरी पोखरिया में आया। मैं जिस दिन उस विद्यालय में गया था तो मुझे काफ़ी आश्चर्य विद्यालय को देख के हुआ था कि ऐसा भी विद्यालय बिहार में है। लेकिन मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी से संपर्क साधकर मैंने वापस जाने का निर्णय लेना था। जहाँ से आए थे वहाँ वापस जाना चाह रहे थे, लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय मुझे आश्वासन दिए और मुझे अच्छे वक्तव्य के साथ यही समझाया कि आप जाइए, उस विद्यालय को संभालिए, बेहतर कीजिए, प्रखंड में नाम करवाइए और विद्यालय को अच्छा जब कराइएगा उस समाज में वैसे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए जो समाज से वंचित होते हैं, जिनकी आय 10 से 15 हज़ार रुपये के अंदर की होती है। जो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ भोजन के लिए आते हैं, उनको पोशाक नहीं रहता, मौसम के आधार पे गर्मी, ठंडी, बरसात, इससे आधारित चप्पल नहीं होता है, किताबें नहीं होती है, कॉपियाँ नहीं होती है, पेन भी नहीं होता है। तो मैं वहाँ पे एक चीज़ महसूस किया, शिक्षकों से बेहतर संवाद करके, ग्रामीणों से संवाद करके, विद्यालय शिक्षा समिति के सहयोग से और शिक्षाविदों से संपर्क करके मैंने सारे बिंदुओं को बारीकी से देखा और उस विद्यालय में जो बच्चे वंचित थे उस पर विशेष ध्यान देने लगा। और जिस समाज से कम बच्चे आते थे, जिस पोषक क्षेत्र से, मैं उस पोषक क्षेत्र को विशेष रूप से अपने अधीन रख के कि उसको बार बार उस बच्चे के बीच में हम जाते थे, उस समाज के बीच में जाते थे कि बच्चों की उपस्थिति हो जाए। उसे अगर कागज़, कलम, कॉपी, किताबें कम है तो हम विद्यालय परिवार उसको उपलब्ध कराते थे, विद्यालय शिक्षा समिति के लोग उपलब्ध कराते थे। मैंने उस ग्राउंड को बेहतर प्रयास किया कि वृक्षारोपण 2 अक्टूबर 2018 को जब मैं उस विद्यालय को हरा भरा देखना चाहता था तो एक बिहार सरकार के द्वारा एक तय तिथि थी, महात्मा गांधी का जो है विस्तार रूप से जन्मदिन मनाया जाए। मैं उस दिन को वृक्षारोपण के रूप में मनाया, हरियाली के रूप में मनाया और मैंने आज वहाँ जितने पेड़ लगाए तो वह उपयोगी पौधे लगाए और उसको सारे समाज के लोग, हमारे शिक्षक भी कहते थे कि सर बहुत लोगों ने प्रयास किया, यहाँ पेड़ नहीं उग पाया। सर जैसा बीच में रोकना चाहूँगा, ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में कैसे आया कि मुझे पर्यावरण को संरक्षित करना है, पेड़ लगवाना है और हरा भरा बना देना, ये कॉन्सेप्ट कैसे आया? ये कॉन्सेप्ट हम किसान भी थे, मेरा परिवार किसान से भी संबंध रखता था। मैं कभी न कभी खेती बाड़ी को भी देखता था, जिसके कारण हम घर पे भी कई पौधे बराबर लगाते रहते थे, बगीचे भी लगाते रहते थे। और आज भी मुझे सागवान के और आम के बगीचे लगभग 300 पेड़ मैंने अपने हाथों से लगाया और 3000 उसके बाद लगाया। उसके बाद कम से कम 1 लाख पेड़ हमने लगाया, लेकिन वह हमारे पर्सनल उपयोगी के लिए था, वो मेरा खेती था, मेरा एक पर्सनल उद्देश्य था। लेकिन जब मैं जहाँ मैं गया, जिस तरह मैं मध्य विद्यालय बिरौली की बात कहा, मैंने वहाँ भी पेड़ पौधे लगा के हरियाली के रूप में देखा। मैं बीआरसी गया, वहाँ भी फूल पत्ती लगाया, मैं ब्लॉक में भी फूल पत्ती लगाया। उसी तरह मैं जब उत्तरी पोखरिया में आया तो वहाँ के हवा को शुद्ध रखने के लिए मुझे पहले से ही जिज्ञासा थी, है भी आज, कि पेड़ पौधे को लगाना चाहिए। उसको कटने के, एक कटे तो 10 लगे, ये हमें प्रेरणा पहले से थी, एक शिक्षा के रूप में भी थी और सामाजिक रूप से भी था। और मैं किसान था तो किसान के रूप में तो और बेहतर एक जिज्ञासा रहती है। तो अब तक आपकी पोस्टिंग कितने जगह हो गए? अभी तक मेरा पोस्टिंग ये 3रा विद्यालय है जी, 3रा विद्यालय है। तो कुछ अलग करने का आपने प्रयास किया। तो एक सच्ची और तीखी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि आप इतने स्मार्ट हैं, इतने सुंदर हैं और इतने स्मार्ट होने के बाद लोग ये चाहते हैं कि मुझे पदाधिकारी का पद मिले, तो यूपीएससी तैयारी करते हैं और उसमें जाना पसंद करते हैं। जैसे कि आप उस कैटेगरी में भी आते थे कि यूपीएससी में आपको रियायत मिल सके, तो फिर आपने यूपीएससी को नहीं सुन करके बच्चों को शिक्षा दान करना, या तो आपको विरासत से ये मिला, आपके फादर भी ये थे इसलिए आपने इसी पेशा को चुना, या फिर दूसरा कारण क्या था, ये जानना चाहूँगा। कारण कुछ नहीं थी, हमारी पढ़ाई हो रही थी
उसी दौरान हमारे पापा का देहांत हो चुका और गार्जियनशिप घर में उस तरह का नहीं रह पाया, जो स्नातक करने के बाद हम आगे की पढ़ाई तत्काल रोकना पड़ा और घर वापस मैं हो गया। और मैं जब जॉब में आ गया तो मतलब इसी में रमते चले गए, इसी में अच्छा लगने लगा और मौका ऐसा नहीं मिल पाया। बाद में हमें अगर उच्च शिक्षा प्राप्त करनी थी तो हमको लग रहा था कि कहीं ना कहीं हमको इग्नू या पत्राचार से करना पड़ा। तो इसलिए लगता है कि हम जब इस क्षेत्र में गए तो कहीं न कहीं व्यस्त हो गए, लग गए, बच्चों के बीच लग गए, विभाग से इतना लगाव हो गया, यानी उसी में रम गए। यानी आपने ये जॉब जो प्राप्त किया फादर के बदले में आपने प्राप्त किया और तब से आप इसमें रम गए और इसी को एम बना लिए। तो अच्छा, इसमें कुछ अलग करने का क्या सोचते हैं? जैसे कि हमने देखा कि बहुत सारे शिक्षक जाते हैं और वो कुछ नहीं मतलब अलग करना चाहते हैं, गए अपना टाइम पास कर लिए, अपना जो ड्यूटी है ड्यूटी पूरा कर लिए, लेकिन उससे कुछ अलग ही मैं आपको देखा हूँ। फिर भी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट कैसे आता है और कुछ अलग कैसे कर पाते हैं और कुछ अलग और कुछ क्या करना चाहते हैं बच्चों के लिए, समाज के लिए? मेरा सब दिन सहयोग की प्रवृत्ति रही है। हम हर वक्त किसी भी समाज में भी अगर हम जहाँ भी अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं या हमारा जो दोस्त होता है या हमारा जो सामाजिक ध्रुवीकरण या सामाजिकरण होता है, उस बीच में भी हम सब दिन किसी न किसी रूप से मदद करने की हर वक्त इच्छा रखते हैं, जिसके कारण हर वक्त हर जगह पे काम के बल पे मैं काम के लिए जाना जाता हूँ कि किसी भी काम को अच्छे तरीके से करना चाहिए और ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। मैं आज तक जब से इस सेवा में आया हूँ, मैं कभी भी अपने आप को विलंब विद्यालय जाने से अपने आप को संबंधित हो जाता हूँ और समय समाप्त होने के पश्चात ही मैं विद्यालय से प्रस्थान करता हूँ। एक बात ऐसी भी आती है कि हम रहे हुए हैं हर जगह, तो अगर हम अभी 6:30 बजे विद्यालय है, कोई निरीक्षक पदाधिकारी अगर नहीं भी जा रहे हैं, फिर भी मैं अगर किसी कारणवश 6:40 में विद्यालय में पहुंचा हूं तो 6:40 में टाइम भरता हूं, समय आगमन का 6:40 देता हूं। अगर हम 3 बजे विद्यालय से किसी कारण से निकल रहे हैं या कार्यालय कार से या निजी कार से किसी काम से निकलेंगे, तो बिना प्रवाह और बिना सूचना और बिना लिखित हम विद्यालय से नहीं निकलते हैं। और मैं विद्यालय जब भी जाता हूँ तो मेरा एक उद्देश्य है कि हम जिसके लिए तैयार होके जा रहे हैं, जिसके लिए पूरी क्षमता लगाए, जिसके लिए पूरी लगन है मेरी, उस काम को करना चाहिए और सभी लोगों को करना चाहिए। ऐसे हमारा शिक्षा दान की बात है तो हमको तो शिक्षा ऐसे भी दान करना चाहिए। तो उस हिसाब से हमारा जो समय है, टाइमिंग है, तो हम अगर विद्यालय में जाते हैं, बैठ के समय बिता देते हैं या हम नहीं कुछ करना चाहते हैं, एक कुछ नया सा नहीं करना चाहते हैं, तो उससे होता क्या है कि हमारे बच्चे प्रत्येक दिन विद्यालय आ रहे हैं, उससे एक अनुभूति नहीं हो पाती है, उसको आनंद नहीं आ पाता है, उसको मन नहीं लगता है, उसको मनोरंजन का साधन नहीं मिलता है। एक कहानी है एक छोटी सी कि एक बच्चे थे जो बाहर बगीचे में प्रत्येक दिन खेला करते थे और काफ़ी घूम फिर के वह इतना बदमाश था, उसके पिताजी बार बार उसको बोलते थे कि जाइए आप मतलब स्कूल जाइए। तो एक दिन कहते बहुत सारे दोस्तों ने भी कहा उसको, तो वह एक दिन स्कूल चला आया और स्कूल आने के बाद वह क्या देख रहा है कि सारे बच्चे स्कूल में भी खेल रहा है, लेकिन वहाँ 4 दीवारी के अंदर खेल रहा है, वहाँ रूम के अंदर खेल रहा है। जितनी उसकी पढ़ाई होनी थी वह पढ़ाई हो नहीं रही है किसी की। वह उसके दिमाग में उसी वक्त एक बात आती है कि जब खेलना ही है तो मुझे इस 4 दीवारी के अंदर क्यों खेलना है, इस कमरे में क्यों खेलना है। हम तो आज़ाद थे, उसी बगीचे के एक डाल से दूसरे डाल पे हम जा रहे थे, जिससे बेहतर मुझे कोई कहने वाला नहीं था कब क्या खाना है, कब क्या करना है, किससे लड़ाई कर लेना है और कहाँ जाना है, इसकी कोई चिंता नहीं थी। तो ना रोक ना टोक की बात थी। वह एक दिन समझो बस बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद अनुभूति हुई कि वह उसके पिताजी भी गरीब थे और वह भी गरीब है। एक कहावत निश्चित रूप पर अभी भी है कि जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा वही कल गरीब कहलाएगा।
तो वह कहावत उसके साथ सटीक था कि वह जब बड़ा हुआ उसकी भी शादी हो गई, शादी परंपरा है सामाजिक, शादी ब्याह होने के बाद उसके भी बच्चे हुए, तो उसको एक समझ आई कि हम आज गरीब इसलिए हैं कि हमने नहीं पढ़ा। हम उस वक्त हमारे पिताजी कहते थे, हम नहीं मानते थे, लेकिन हम नहीं पढ़ा जिसके चलते मैं गरीब हो गया, इसलिए मेरा बेटा गरीब नहीं हो, इसलिए इसको स्कूल जाना है। वह स्कूल दाखिला के लिए आता है, तो जिस स्कूल में दाखिला कराने के लिए आता है तो वह अपनी आप बीती कहानी सुनाता है कि मेरे बच्चे को किसी न किसी रूप से पढ़ाना है, लेकिन वह मूर्ख आदमी, वह उसके बच्चे भी उसको नहीं टेर रहे थे, इसलिए कि वह भी समझ रहा था कि आप ही जब नहीं पढ़े तो हमको क्यों आप प्रेशर दे रहे हैं, क्यों हमको कह रहे हैं। तो वह बच्चा भी नहीं पढ़ना चाह रहा था, लेकिन उसके पिता मूर्ख होने के नाते भी यह समझ रहा था कि हम नहीं पढ़े इसलिए आज गरीब है, हम नहीं पढ़े इसलिए आज मूर्ख है, इसलिए हमारा समाज में इज्जत नहीं है, इसलिए हम कोई काम नहीं कर पाते अच्छे से, इसलिए आज हमको कोई बैठने नहीं देता है, इसलिए हम समाजों से वंचित रह जाते हैं। ये दाग हमारे बेटे पे नहीं लगे। तो एक सरकार की नीति भी आई कि अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य सभी बच्चे को एक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देनी है, उसकी सारी जवाबदेही सरकार लेती है, उसको मुफ्त में भोजन, पोशाक, छात्रवृत्ति, फ्री में पढ़ाई, किताब, स्कूल बढ़िया सा, सारी सुविधाओं से लेस। आज आप किसी भी विद्यालय में चले जाइए तो वहाँ आपको बिजली की विद्युतीकरण मिलेगी, शुद्ध जल मिलेगा, डेंटिंग पेंटिंग वाला विद्यालय मिलेगा, बढ़िया सा दरवाजा मिलेगा, बेंच डेस्क मिलेगा, ब्लैक बोर्ड मिलेगा, टीचर बीपीएससी से आ रहे हैं, अच्छे अच्छे टीचर किसी भी विद्यालय में 10 टीचर से कम नहीं है आज के दिन। और घंटी बजने का रूल हो गया। अभी आपने देखा कि माननीय के पाठक हमारे अपर मुख्य सचिव थे, जिनके द्वारा बहुत सारा प्रयास किया गया, तो हम लोग उस नीति को ऐसा अपनाते हैं कि कल के डेट में जो पदाधिकारी जैसा आएंगे या जिस क्षेत्र जिस राज्य का मुख्यमंत्री जैसा चाहेंगे उस तरह का डेवलपमेंट होगा, उस तरह की शिक्षा होगी। तो हमारे मुख्यमंत्री भी सब दिन शिक्षा के प्रति सजग रहे हैं, जो भी मंत्री बने हैं उनके द्वारा भी कभी न कभी नया प्रयास किया गया है। जी सर, ये बातें तो रही कि आपने एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाया और बहुत ही खूब समझाया आपने, लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि वैसे छात्रों पे आप कैसे काम कर पाते हैं बतौर एचएम और बतौर शिक्षक से कैसे काम करवा पाते हैं जो बच्चे कमजोर हैं, जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ाई में, तो उनके ऊपर कैसे काम करवा पाते हैं? बहुत सारे शिक्षकों को हमने देखा कि नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चों को छोड़ दी, जाओ खेल रहा है खेलने दो, लेकिन आप कैसे काम कर पाते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कैसे करवा पाते हैं? हालांकि के पाठक जी ने दक्ष क्लासेस इसके लिए स्टार्ट करवाया था, लेकिन दक्ष क्लासेस तो अब स्टार्ट हुआ, लेकिन इसके पहले शिक्षक कैसे काम करते रहे हैं आपको बच्चों को? सबसे पहले जब हम नामांकन, जहाँ भी हम रहे नामांकन लेते हैं तो हम अपने हिसाब से उसका टेस्ट जरूर ले लेते हैं। लाख विरोध लोग करें कि सरकारी विद्यालय है, उम्र सापेक्ष इसका नामांकन हो, या किसी न किसी रूप से एक दबाव प्रेशर कि मेरे बच्चे कहीं नहीं पढ़ रहे थे, हम उसका नामांकन कराना चाहते हैं, वह जानता है इतना बड़ा हो गया इसलिए इसका नामांकन कर लिया जाए। तो मेरे द्वारा जो टेस्ट लिया जाता था तो मुझे आकलन हो जाता था कि ये बच्चे कहाँ हैं। मैं उसी आकलन के आधार पे अप्रैल के प्रथम वीक से मेरा एक उद्देश्य रहता था कि कम से कम 2 सप्ताह 3 सप्ताह कुछ ऐसे छोटी छोटी बातें क्लास में शिक्षकों के द्वारा बताया जाए जो समान सभी बच्चे सीख सकें। जो तेज बच्चे हैं उसको जवाबदेही देते थे कि जो बच्चा कमजोर है उसको चिन्हित करके उसको सिखाने का प्रयास करें। और मैं अपने और से प्रत्येक क्लास में जाके मैं सब दिन जब भी प्रयास करता हूँ कि मैं छोटे कक्ष में वर्ग 1, 2, 3 में जाने का अधिक प्रयास मैं करता हूँ। मन से जो है स्टूडेंट को अगर मन से शिक्षक पढ़ाते तो आज प्राइवेट स्कूल का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि सरकारी स्कूल में एनसीईआरटी के आधार पे एससीईआरटी का बुक चलता है और एससीईआरटी का बुक द बेस्ट माना जाता है किसी भी बीपीएससी एग्जामिनेशन तक का।
तो ऐसा ब्लेम लगता रहा है, आखिर इसके पीछे क्या कारण है सर कि कहीं ना कहीं कमियां तो है शिक्षकों में? हम ऐसा नहीं मानते कि हमारे शिक्षकों में कमी है। वो वहाँ की विधि व्यवस्था, जिस भी विद्यालय की बात करें या पूरे बिहार की बात करें, हमारे शिक्षक टैलेंटेड हैं, वो पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें कुछ कमियां इस तरह की रह जाती है कि हमारे प्रधानाध्यापक या हमारे शिक्षक योजनाबद्ध कार्य नहीं कर पाते हैं। उसमें उसका मुख्य कारण है कि सरकार के द्वारा कई तरह के भटकाव अन्य कामों में हमें भटकाया जाता है, जिसके कारण शिक्षक विद्यालय में योगदान करते हैं और उधर से डीएलओ की चिट्ठी आती है, डिक्टेशन हो जाता है, उधर से चुनाव की टोटी आ जाती है, उधर से आपको प्रशिक्षण में चले जाना है या अन्य कार्यों में लग जाना है। तो वो शिक्षक का मन जो है, जो बाहर जा रहा है बार बार, तो वह जब विद्यालय जा रहा है तो वही बच्चे वाली बात होगी कि वो बच्चे बने रहते हैं। उसी तरह हमारे शिक्षक भी बन जाते हैं विद्यालय में। और जब उनको बार बार आप भगा रहे हैं तो उसका मन तो कभी न कभी लगेगा कि हम भागते रहें। लेकिन जब एक प्रबंधन की बात होती है, जब वो निश्चित रूप में प्रत्येक दिन, आज हमारे प्राइवेट स्कूल की जब आप चर्चा करते हैं तो वहाँ के शिक्षक कोई दूसरा काम नहीं करते, कोई सरकारी काम का निपटारा नहीं करते, किसी तरह की अन्य जवाबदेही नहीं देते, और वहाँ लिमिट है कि 40 बच्चे को ही पढ़ाना है। और आपने अभी तो रेशियो दे दिया है कि इतना अनुपात इतना बच्चे। अगर इस बात को आप कहते हैं तो हम अपनी रेशियो बता देते हैं। मैं इससे पहले उत्तरी पोखरिया में था, वहाँ विद्यालय में कमरों की संख्या अधिक थी, बच्चों की संख्या कम थी, शिक्षक 2-3 छुट्टी ले लेते थे, क्लास मर्ज चलाना पड़ता था। हम जहाँ गए अभी 19 टीचर, एक टोला सेवक लगा के 20 टीचर हो गए, कमरों की संख्या 7 है, बच्चों की संख्या 800 है, उसमें से 650 की उपस्थिति है। हम कहाँ बैठावे? शिक्षक हमारे पास पर्याप्त है, कमरे नहीं, हम सेशन नहीं चला पाते हैं। हम 6 क्लास में अभी हमारे यहाँ 120 बच्चे आते हैं, एक कमरे में कितने बच्चे आ सकते हैं? यानी कहीं ना कहीं सरकार की कमियां हैं और शिक्षक सरकार की कमियां को नहीं हम गिना पा रहे हैं। बहुत सारी बातों को ऐसे हम लोग दूसरे रूप से रख पाते हैं कि कहीं पहले से, इससे पहले व्यवस्था नहीं थी, अभी तो पर्याप्त पैसा, पर्याप्त भवन, पर्याप्त सारी सुविधाएं हो रही है। तो कुछ जगह ऐसा है कि आपको जगह कम है, भूमि कम है, ग्राउंड नहीं है, खेलने का ग्राउंड नहीं है, शिक्षकों के लिए कमरा उपलब्ध नहीं हो पाना, तो पर्याप्त जगह भी तो रहेगी तब तो। और उस बीच में क्या हुआ कि जहाँ जगह भी था वहाँ के लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए, मतलब नहीं रखे, जिसके चलते कहीं लैट्रिन बन गया, कहीं कमरा बन गया, कहीं पुस्तकालय बन गया, कहीं कुछ बन गया, जिसके चलते उस ग्राउंड को ऐसे न बिगाड़ा गया, जिसके चलते आज कुछ न कुछ पुराने बिल्डिंग पड़े हुए जिसको तोड़ के हटा के जगह पर्याप्त किया जा सकता है। हम अपनी मैनेजमेंट के आधार पे कुछ भी बेहतर कर सकते हैं, लेकिन हम आज आपको एक नई बात बताते हैं कि हम जिस स्कूल में भी पदस्थापित हैं, मैं वहाँ सारे शिक्षकों के लिए वर्ग दर्पण का संचालन कर दिया कि आप पाठ्यिका लिखते हैं। ये वर्ग दर्पण क्या है, इसको समझाया, क्योंकि ये नया एक शब्द आया है। हमने एक वर्ग दर्पण इसलिए चालू कर दिया कि उसमें एक नई बात आई, हमको समझ में आता है हम 3 तरह के काम को कर रहे हैं। जो आपने कहा कि ऐसे बच्चे को आप चिन्हित कैसे करते हैं, तो हम वहाँ शिक्षकों को भी चिन्हित करते हैं, हम समाज के वैसे लोगों को भी चिन्हित करते हैं। हमने स्कूल दर्पण भी बनाया, वर्ग दर्पण भी बनाया। उसमें हमारा एक उद्देश्य था कि वर्ग दर्पण सारे लोग पाठ्यिका शिक्षकों को लिखना पड़ता है, तो पाठ्यिका जो लिखना पड़ता है, तो पाठ्यिका में क्या होती है, हम क्लास गए, हमारे पास समय का पर्याप्त समय नहीं है, जिसके कारण हम उतने देर में बच्ची की संख्या अधिक है, हम पढ़ाएं कि पाठ्यिका लिखें, हम अटेंडेंस लें कि बच्चों को संभालें, ये सारी समस्याएं थी। तो उसका एक थोड़ा सा हटके हमने वर्ग दर्पण इसलिए बनाया कि वर्ग में आप जैसे जाइए 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, 1 से 2 सेकेंड 5 सेकेंड लगेगा, आप डेट एक दिन लिखा हुआ है, जो शिक्षक गए, जो विषय को पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, कौन सा अध्याय पढ़ा रहे हैं, लेसन कौन सा पढ़ा रहे हैं, लेसन क्या पढ़ा रहे हैं, आप उसको इंगित कीजिए
और बच्चे को श्याम पट पे क्या काम दिया, सेम आपको पट्टिका है, तो वह पर्सनल किसी का है और ये वर्ग के लिए, और उसमें कितने कमजोर बच्चे हैं, वो किस विषय में दक्ष हैं, उसको आपको चिन्हित कर देना और आपको सिग्नेचर कर देना है। और उसी का हम मूल्यांकन कभी सप्ताह में एक दिन बैठक करके कि आप हमको बच्चे का लिस्ट दीजिए, नाम बताइए, आप कितने बच्चे को आप चिन्हित किया कि जो कमजोर हैं, ये सब सब्जेक्ट में सारे टीचर के लिए आता है। अभी के डेट में बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा साप्ताहिक परीक्षा भी मूल्यांकन हो रही है, मासिक मूल्यांकन भी हो रही है और वार्षिक मूल्यांकन भी हो रही है। कई तरह के दौर चल रहे हैं, उसी में से मेरा भी एक दौर है। तो दौर इसलिए है कि कल के डेट में हो सकता है हम उसको एक्सेप्ट भी करते हैं कि साप्ताहिक मूल्यांकन होना, और साप्ताहिक मूल्यांकन 29-30 मतलब वार्षिक ये मासिक मूल्यांकन 29-30 को होना है, और प्रत्येक सप्ताह के शनिवार को साप्ताहिक होना है। और उस दिन हमारा जो है ये सुरक्षित शनिवार भी कार्यक्रम है। उस परिस्थिति में क्या होता है कि कुछ बच्चे आए, कुछ बच्चे छूट गए शनिवार को। अब ये बच्चे जो नहीं आए उसका तो कोई टेस्ट नहीं होगा, कोई मूल्यांकन नहीं होगा। अगले बार जब वो बच्चा आया तो दूसरा बच्चा छूट गया, जिसके कारण वह बच्चा का मूल्यांकन पूर्ण रूप सही रूप से नहीं हो पाता। लेकिन हमारा उद्देश्य वर्ग दर्पण के माध्यम से वो बच्चा सप्ताह में 3 दिन 4 दिन आता ही है, 5 दिन आता ही है, तो उस बीच में हमारा उसका टेस्ट हो जाएगा, हम उसको देख लेंगे। उसकी जो कमियां हैं किताब की, पोशाक की या अन्य सामग्रियां जो है, तो हम आज भी छात्र कोष बनाए हुए छोटा सा, जबकि वो कोई प्रावधान नहीं है। हम शिक्षकों से भी आग्रह करते हैं कि इसमें कभी कभी 150-200 रुपया डाल दिया कीजिए। सुरक्षित शनिवार को बच्चे लोग भी कभी कभी 100 मतलब 1-2 रुपया करके डाल देता है। उस पर हम अपना प्रयास करते हैं कि हर मंथ 500 रुपया उसमें डाल दें। तो इस हिसाब से क्या होता है कि कुछ बच्चे जब कलम लेके नहीं आते हैं, पेन लेके नहीं आते, वर्ग दर्पण के अंतर्गत डालते हैं पैसे? नहीं, ऐसा नहीं, वर्ग दर्पण के नहीं, सुरक्षित शनिवार के, सुरक्षित शनिवार के लिए डालते हैं। सुरक्षित शनिवार यह आपदाओं से बचाव के लिए हमारे बच्चों में समझ पैदा करे। यह सुरक्षित शनिवार वही है कि हम जितनी भी आपदा है उसको अभी से हम विस्तार रूप से जाने कि ठनका क्या होता है, करंट क्या होता है। हम अपने यहाँ सारे बच्चे को चेतना सत्र में ही हम शिक्षकों को पहले जागरूक करते हैं। आप स्विच ऑन करके चलिए बल्ब का, फैन बंद करके। आप वो पैसे जमा करते हैं तो उस पैसे का फिर प्रयोग कैसे बच्चों के लिए करते हैं, ये जानना चाहते हैं? हाँ, वो पैसे का प्रयोग हम इस तरह से करते हैं कि हम साल में एक बार पेन खरीद के लाते हैं, कुछ ड्राइंग खरीद के लाते हैं, कुछ कॉपियाँ खरीद के लाते हैं, कुछ नए नए संसाधन जो होते हैं बच्चे को जो कभी कभी अच्छा लगता है। कभी कोई प्रोग्राम हो गया तो उसके लिए रंग बिरंगे बहुत सारे कागज़ के बने हुए मिलते हैं, बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के लिए मिलता है। तो वो सब सारा चीज़ ला के बच्चों के ग्रुप में, जैसे हम कार्डबोर्ड एक बार में खरीदते हैं 500, तो उस कार्डबोर्ड के माध्यम से बच्चे को हम बहुत सारे चीज़ को सिखाते हैं। और उसी के दौरान कुछ बच्चे अगर हमको ये कहने आ जाए कि सर पेन नहीं है, तो हमारे शिक्षक उसको पेन जाके अपना पेन तुरंत देंगे और अपने ऑफिस से जाके दोबारा पेन जब लेके आएंगे तो उस बच्चे को पेन दे देंगे और बोलेंगे तुमको पेन लौटाना नहीं है, तुम इससे होमवर्क बना सकते हो, पेंसिल से होमवर्क बना सकते हो, ये लौटाना नहीं है। तो ये तमाम जो उसका पढ़ाई बाधित नहीं हुआ, जिसके कारण एक पेन के कारण, एक कॉपी के कारण, एक पेंसिल के कारण, एक रबर के कारण उसकी पढ़ाई बाधित हो जाए, ये हमने उस चीज़ को वहाँ से देखा है कि उसके चलते बच्चे बहानेबाज होते हैं, बदमाश होते हैं। सर पेन नहीं है, पेन सर नहीं ला है, सर पेन खत्म हो गया, पेन सर चोरी हो गई, पेन ले लिया कोई सर, स्केच पेन नहीं है सर, कैसे बनाएंगे? तो वो बहाने नहीं रहते, वो बहाने जो लेके आते हैं तो हम उसके बहाने को काट देते हैं कि नहीं, तुम्हारे पास बहाना नहीं होना, तुमको 1 घंटा ही समय देना है, तो तुमको जो पर्याप्त नई संसाधन है वो स्कूल के द्वारा, प्रधानाध्यापक के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा तुमको उपलब्ध कराया जा रहा है। तुम इससे निश्चित रूप में सहभागिता रखो, रहो और
सर, शिक्षा के क्षेत्र में आज भी बहुत बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं स्कूल से। बहुत बच्चे का नामांकन नहीं हो पाता है स्कूल में और बहुत बच्चे आते हैं लेकिन बीच बीच में गायब रहता है। तो इसके पीछे क्या कारण है और इसमें आप जैसे एचएम के पद पे हैं तो आप जैसे लोगों का क्या दायित्व बनता है और शिक्षकों का क्या दायित्व बनता है, किसको कम किया जाए? उसका सीधा सा है कि हमारा समाज जो है काफ़ी पिछड़ा हुआ है। यहाँ मजदूर क्लास के लोग अधिक हैं, जिसके कारण हमारे सीजनेबल जैसे मकई का खेती होता है, गेहूं का खेती होता है, आम का सीजन है, कई तरह के फसल होते हैं। तो हमारे अभिभावक जो है अपने बच्चे को खेती बाड़ी में अधिक से अधिक खाना पहुंचा देना, ये कर देना, इसके चलते भी ड्रॉप आउट हो जाते हैं बच्चे। दूसरा क्या है कि जब वो विद्यालय कई दिन के बाद आता है तो उसको बोझ सा लगता है कि बहुत सारी पढ़ाई हो गई, हम छूट गए, हम पीछे हो गए, जिसके कारण उसको बोझ लगने लगता है, जिसके चलते वो भागना चाहता है। तो हम शिक्षक या हम एज एचएम प्रयास तो जरूर करते हैं वैसे बच्चे को पुनः विद्यालय आने के लिए प्रेरित करें। विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक में प्रतिनिधि से संपर्क करके हम लोग खुद से जाके उसको बुलाने का प्रयास करते हैं। या कहीं कहीं ऐसी भी बात आती है कि हम ट्यूशन पढ़ रहे हैं सर, बहुत सारे गाँव घर में ट्यूशन क्लास भी चलता है, तो आप लोग इसको साप्ताहिक कार्यक्रम करके दूर कर सकते हैं। दूर कर सकते हैं। सर, माना गया है कि इसके पीछे आज भी कहीं ना कहीं कारण बाल मजदूरी और बाल विवाह भी है, तो इसको एक शिक्षक कैसे दूर करें? ये विडंबना है कि दूर कर पाना 100% संभव नहीं है, इसलिए कि परिस्थितियाँ बनती है और बिगड़ती है। आज भी बच्चे 8 क्लास तक की पढ़ाई नहीं पूर्ण कर पाते हैं और वो बाहर चला जाता है कमाने के लिए। हमारे साथ बहुत सारा ऐसा उदाहरण रहा है। लेकिन हम अगर दृढ़ संकल्प होंगे, शिक्षक होंगे, समाज होगा, तो निश्चित रूप में ये दुनिया मिटेगी, बाल विवाह भी मिटेगा। हम लोग प्रयासरत हैं क्या ऐसी नौबत नहीं आए। थोड़ा सा और इस पर प्रकाश डालने की ज़रूरत है कि हम लोग वैसे बच्चे को जब चिन्हित करते हैं तो उस समाज के उस अभिभावक की परिस्थितियाँ इतनी बड़ी होती है कि उसका समाधान हम डायरेक्ट नहीं कर पाते या वहाँ के प्रतिनिधि नहीं कर पाते। एक उदाहरण है कि हमारे यहाँ एक 2-3 बच्ची है जिसके पिताजी बहुत पहले गुजर चुके थे। उसकी माँ थी, इसी तरह उसका पालन पोषण कर रहा था और उसको कैंसर हो गया और विषम परिस्थिति में वो बच्चा विद्यालय भी आया और अपने छोटे भाई बहन को किसी न किसी माध्यम से रोजगार मिले या ना मिले, पेट तो भरना है, कहीं न कहीं व्यवस्था करना है। जब हम लोग उस पर प्रेशर डालते हैं कि बच्चा तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो वो रो रो के जवाब देती है कि ना माँ है, ना पिताजी, ना कोई देखने वाला है। पड़ोसी जो है वह भी हमें पीटता है, वो भी हमको काम करा लेता है और खाने नहीं देता है, काम करा लेता है, पैसा नहीं देता है, जिसके चलते हम भूखे सो जाते हैं। इस परिस्थिति में हम अपने छोटे भाई को कैसे रखें? हम अगर पढ़ाई करने के लिए आएंगे तो मेरा छोटा भाई भूखा ना जाए। तो ये परिस्थितियाँ, इसके लिए सरकार 100% प्रतिनिधि जो हमारे इस क्षेत्र में है उनका दायित्व बनता है कि वो निश्चित रूप में उनका सहयोग करें, उसको ऊपर उठा दें। इन तमाम ऐसे ऐसे जो बिंदु आते हैं, ऐसी ऐसी समस्याएं जो आती है, तो हर पंचायत में, हर वार्ड में एक वार्ड सदस्य को 250 भरते हैं जो उसको उस तरह संसाधन प्राप्त है जिससे 100% हमारे प्रतिनिधि, हमारे समाज के अच्छे समाजविद उसको सहयोग करें तो ये समस्या विद्यालय से समाप्त हो जाएगी। शिक्षकों को जो है वो सपोर्ट करें। छात्रों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? रुको सर, समय अभाव है, आपसे बात करते हुए बहुत खुशी हो रही है, मन कर रहा और भी बात करने का, लेकिन बात चूंकि समय का अभाव है बात नहीं करूंगा। तो बस ये चाहूंगा कि चलते चलते आप छात्रों से क्या कहना चाहेंगे और शिक्षकों से क्या कहना चाहेंगे और क्या उन्हें करना चाहेंगे, ये आपसे। मैं छात्रों के लिए सीधा सा हम एक संवाद देना चाहते हैं उन बच्चों को, उन
नौनिहाल बच्चों को कि आप बहुमूल्य समय विद्यालय में दें, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और आगे बढ़ें। जब आप शिक्षित होंगे एक शिक्षित समाज का निर्माण होगा, हमारा बिहार बढ़ेगा। जब हम बिहार बढ़ेगा तो हमारा देश बढ़ेगा और हम एक अच्छे समाज का निर्माण करके एक अच्छे वातावरण का निर्माण करेंगे, जिससे हमारा समाज, हमारा बिहार, हमारा देश बहुमुखी विकास कर सकेगा। हम शिक्षकों से भी निवेदन करना चाहेंगे कि जब आप विद्यालय जाते हैं तो आपके यहाँ वैसे बच्चे जो आ रहे हैं, जो बच्चे एकदम गरीब है, कोई सहारा नहीं है, निर्धन है, वैसे बच्चों को आप शिक्षा दान करें। शिक्षा दान सबसे बड़ा दान है। ये बहुमूल्य बातें हैं जो आपको करना ही चाहिए, आपका कर्तव्य भी बनता है। हम लोग सारे शिक्षक मिलके सरकारी विद्यालय को आगे बढ़ाने में भरपूर प्रयास करें, भरपूर मदद करें। यही हमारा दायित्व और कर्तव्य दोनों है। तो देखा आपने इन्होंने क्या कुछ कहा, तो चलते चलते इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी कि शिक्षितों करो शिक्षा दान, बढ़ जाएगा तेरा मान। तो इसी के साथ मैं शशिकांत हम तमाम सुधी दर्शक को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ।